आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की। यूपी बोर्ड से जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अनिवार्य है। ठीक, जो बच्चे क्लास 10th में हैं इसमें 6 सब्जेक्ट होगा। ठीक, पहले होगा हिंदी। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उसके बाद होगा इंग्लिश, उसके बाद सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, उसके बाद होगा साइंस, उसके बाद होगा सोशल साइंस, उसके बाद सब्जेक्ट होगा आर्ट बोलते हैं या फिर संस्कृत। कुछ बच्चे आर्ट लेते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं। ठीक, इसमें मैथ की जगह कुछ बच्चे होम साइंस ले लेते हैं। होम साइंस मतलब गृह विज्ञान। ठीक, तो ये वीडियो गृह विज्ञान वाले बच्चों के लिए नहीं है, होम साइंस वाले बच्चों के लिए, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। मैथ की जगह कुछ लोग गृह विज्ञान ले लेते हैं, वो ज़्यादातर लड़कियां लेती हैं, लड़के नहीं लेते होम साइंस। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th में 6 विषय होगा। ठीक, पहला विषय होगा हिंदी, दूसरा विषय होगा इंग्लिश, तीसरा विषय होगा मैथ, चौथा विषय होगा साइंस, पाँचवा विषय होगा सोशल साइंस और छठवां जो विषय होगा संस्कृत और आर्ट। दो में से एक विषय लेना रहता है। तो बहुत से बच्चे संस्कृत लेते हैं, बहुत से बच्चे आर्ट लेते हैं। फ़िलहाल मेरा संस्कृत था क्लास 10th में। तो आप लोगों को पूर्णांक बता दें तो क्लास 10th में पूर्णांक 600 का पूर्णांक होता है टोटल। ठीक, 600 का पूर्णांक होता है, जिसमें से अगर आप 540 नंबर ला दिए, मतलब 90% के ऊपर, अगर आप 90% के ऊपर ला दिए नंबर, मतलब बहुत अच्छा नंबर ला दिए। 600 में 540 के ऊपर, आप यही बना के चलिए कि 540 के ऊपर लाना है, 95% लाना है, 97% लाना है, 96% लाना है, ऐसे बना के चलिए आप, बहुत अच्छा रहेगा। तो बता दें कि यूपी बोर्ड जो है क्लास 10th का वो 600 का पूर्णांक होता है टोटल। ठीक, तो 600 का पूर्णांक होता है, 6 सब्जेक्ट होता है, मतलब जो पूरे सब्जेक्ट हुए, एक एक सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं। ठीक, 100 नंबर का होगा एक एक सब्जेक्ट। और आर्ट और संस्कृत में दोनों 100 नंबर के होते हैं, जो भी आप लो, चाहे आर्ट लो चाहे संस्कृत लो। ठीक, अब हिंदी भी 100 नंबर का, इंग्लिश भी 100 नंबर का, मैथ भी 100 नंबर का, साइंस भी 100 नंबर का, सोशल साइंस भी 100 नंबर का और आर्ट और संस्कृत भी 100 नंबर का। ठीक, अब हम आप लोगों को बता दें कि इसमें से 100 नंबर के 100 नंबर के हो गए सब्जेक्ट, जिसमें से 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं, प्रोजेक्ट कार्य के रहते हैं। स्कूल वाले प्रोजेक्ट कार्य बनवाएंगे, प्रैक्टिकल रहेगा आप लोगों का, उसका 30 नंबर मिलता है, वो स्कूल के द्वारा मिलता है, मतलब स्कूल स्टाफ देते हैं, टीचर देते हैं नंबर, वो 30 नंबर। तो 30 नंबर अगर लेस कर दें तो हिंदी जो हम लोग रिटन लिखेंगे, जो लिख कर पेपर देंगे, पेपर जो देंगे वो 70 नंबर का रहेगा। हिंदी भी 70 नंबर का, इंग्लिश भी 70 नंबर का, मैथ भी 70 नंबर का होगा। जो लिख के आएंगे हम लोग पेपर में वो 70 नंबर के रहेंगे सब। ठीक, मतलब कि हिंदी भी 70 नंबर का, इंग्लिश भी 70 नंबर का, मैथ भी 70 नंबर का, सोशल साइंस भी 70 नंबर का, साइंस भी 70 नंबर का, सोशल साइंस भी 70 नंबर का और आर्ट भी 70 नंबर का और संस्कृत भी 70 नंबर का। आपका दो में से एक सब्जेक्ट रहेगा, चाहे संस्कृत लो चाहे आर्ट लो। ठीक, जब 70 नंबर के आप लिख के पेपर दोगे, लिखित जो रहेगा, तो इसका मतलब जो 30 नंबर बचा वो प्रैक्टिकल का रहेगा। मतलब कि जो प्रैक्टिकल का कार्य रहेगा, जो प्रैक्टिकल रहेंगे, हिंदी भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, इंग्लिश भी 30 नंबर का रहेगा, मैथ भी 30 नंबर का रहेगा और साइंस भी 30 नंबर का रहेगा, सोशल साइंस भी 30 नंबर का रहेगा और आर्ट और संस्कृत भी 30 नंबर के रहेंगे। इसमें से 30 नंबर में अगर आप अच्छा प्रैक्टिकल दे दिए, अच्छा प्रोजेक्ट कार्य बना दिए, टीचर जो पूछे, अगर क्लास में आप टीचर के निगाह में हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं अच्छा, ठीक, तो टीचर जो है 30 में 30 बच्चे को दे देते हैं। मतलब 30 ये फिक्स हो गया, 30 ये, 30 ये, 30 ये, 30 ये, 30 ये, मतलब ये 30 नंबर आपके फिक्स हैं। मतलब टोटल कर दें तो 6 × 18 180 नंबर आपके फिक्स रहेंगे क्लास 10th में।
मतलब कि 600 180 नंबर कहीं गया ही गया नहीं है। मतलब 180 नंबर मिलना ही मिलना है आपका क्लास 10th में। 180 नंबर आपके फिक्स रहेंगे, ये कहीं जाएगा नहीं। 180 नंबर, 180 के पूर्णांक हुआ मतलब प्रैक्टिकल, 180 नंबर आपके फिक्स हो गए कि हाँ हमको 180 नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक, अब बचा अब हम लोगों का 70-70 नंबर का जो हम लोग लिखित पेपर देंगे। मतलब 70-70 नंबर का टोटल कर लेंगे तो 420 का पूर्णांक। मतलब 420 के पूर्णांक में आपको जितना भी नंबर खींच सके, आप जितना भी नंबर खींच सके उतना नंबर, जितना नंबर ला दिए उतना नंबर अच्छा आपका। ठीक, तो 420 में, ठीक, जिसमें से 180 नंबर आपके स्कूल से मिल जाएंगे, ये फिक्स रहता है क्लास 10th में। ठीक, और बचा 420 नंबर, इसी में नंबर लाना है आप लोगों का। 420 ऐसा प्रयास करिए कि 420 में अगर आप 400 ला दिए बहुत अच्छा है। जितना मेहनत करेंगे आप उतना अच्छा है, जितना आप ला दिए उतना अच्छा है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि आगे बात करते हैं हम लोग मैथ की। ठीक, हम मैथ बताएंगे आपको, मैथ पढ़ाएंगे कि मैथ है क्या, मैथ कैसे लगाना है, सवाल कैसे लगाना है, फार्मूला कैसे लगाना है। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग मैथ की, मैथ पढ़ाएंगे। ठीक, मैथ, मैथमेटिक्स। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग मैथ की। अभी हमने बताया कि मैथ 100 का पूर्णांक होगा, 100 नंबर के पूर्णांक का होगा मैथ। ठीक, जिसमें से 70 नंबर हम लोगों को लिखित रहेगा और 30 नंबर जो है वो क्या रहेगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का। ये 30 नंबर फिक्स है, 30 नंबर मिलना ही मिलना है, स्कूल से मिल जाएगा आप लोगों का 30 नंबर अगर आप अच्छा थोड़ा कर दिए। ठीक, 30 नंबर वो मिल गया आपको। अब बचा 70 नंबर। अगर आप 70 में 60 प्लस ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप 65 प्लस ला दिए उससे भी अच्छा है, और अगर आप 70 में 70 ला लीजिए तो बहुत से बहुत अच्छा है। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 में 100 नंबर मिलते हैं। मतलब जो लिखित परीक्षा देंगे 70 में 70 नंबर मिल सकते हैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 में 100। एक और सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत। संस्कृत में भी अगर आप अच्छा पूरा सही किए हैं तो उसमें भी 100 में 100 नंबर मिलता है, 70 में 70 मिलेगा आपको। ठीक, मैथ ऐसा तो आप ऐसा प्रयास करके चलिए कि मैथ में हमको 100 में 100 लाना है। मतलब कि जो लिखित परीक्षा है उसमें 70 में 70 लानी है। ठीक, अब आज हम लोग मैथ शुरू करते हैं, क्लास 10th की मैथ शुरू करते हैं। ठीक, मैथ, आज क्लास 10th की मैथ हम लोग शुरू करते हैं। तो मैथ में जो चैप्टर 2 है क्लास 10th में, चैप्टर 2 आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। जो दूसरा चैप्टर है क्लास 10th में उसका नाम है बहुपद। आज इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, बहुपद, चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। तो आज शुरू कर रहे हैं मैथ हम लोग क्लास 10th की बहुपद। तो पहले डिफिनीशन बताएंगे कि बहुपद किसे कहते हैं हम लोग, बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहले हेडिंग कर लीजिए आप लोग, बहुपद किसे कहते हैं। हेडिंग कर लीजिए और उसमें लिखिए ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसे हम, जिसे हम, जिसे हम ए प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x³ प्लस डैश 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 प्लस ANx⁴n, ठीक, इसके रूप में लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा व्यंजक जिसे हम A प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ प्लस डैश 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 n बार, मतलब अनंत बार, इसके रूप में, ऐसे रूप में लिख सकते हो जिसे हम इस ऐसे के रूप में, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं।
उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, बहुपद देख लीजिए किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजक जिसे हम a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an x पावर n के रूप में लिख सकते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग मान लिया a की जगह 1 ले लिए, ठीक, तो 1 हो गया, फिर इधर यक्स बचा, इधर यक्स स्क्वायर, मतलब यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 एक ये हो गया ले लें, इसे हम लोग बहुपद कहेंगे, मतलब यक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, जहाँ यहाँ लिख दीजिए आगे, जहाँ ए एक वास्तविक संख्या है, यहाँ ए एक वास्तविक संख्या है और n एक पूर्ण संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या आप लोग जानते ही होंगे, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो और प्लस इन्फिनिटी तक हो। ठीक, ऐसी संख्या जो मतलब 0 से शुरू होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का डेफिनेशन आप लोग समझ लें कि 0 से शुरू होने वाले सभी प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, गिनती की संख्या को, मतलब 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक, मतलब कि 0 से शुरू होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्या। मतलब कि n की जगह कभी माइनस नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, यक्स की घात कभी माइनस नहीं होगा, निगेटिव। ठीक, यक्स की घात ना कभी इसमें निगेटिव होगा और ना कभी भिन्न होगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग, बहुपद देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा व्यंजक जिसे हम लोग a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an प्लस डैश 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 प्लस an x पावर n के रूप में लिख सकते हो, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या आप लोग जानते होंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं हम लोग। ठीक, तो और n एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी हम बता दें कि 0 से शुरू होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक, अब बहुपद हम लोगों ने पढ़ लिया कि बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब बहुपद के प्रकार में पढ़िए, जैसे रैखिक बहुपद, हेडिंग कर लीजिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, तो रैखिक बहुपद या फिर इसको हम लोग एकल बहुपद भी बोल सकते हैं, एकल बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद, लिखिए, ऐसा बहुपद, रैखिक बहुपद में ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे ax प्लस b, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक, या फिर 8x प्लस 7,
ए की जगह 8 रख दिए, बी की जगह 7 रख दिए। या फिर अंडर रूट 3 प्लस 9, या फिर 2t प्लस 7। ठीक, अब इसमें कैसे जानेंगे कि इसकी घात 1 है? तो इसमें से चर संख्याएं आप लोग जानते ही होंगे कि जो x y z, ठीक, वो चर राशि है। चर राशि आप लोग जानते होंगे यक्स, ठीक, इधर टी है चर राशि। ठीक, इसकी घात देखिए, जो चर राशि है उसकी घात देखिए कितनी है। यक्स की पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी यक्स का पावर 1 है, यहाँ भी यक्स पावर 1 है, यहाँ पे टी देखेंगे चर राशि, तो यहाँ भी चर राशि की घात 1 है। ठीक, अब हम लोग समझ ही गए हैं इसकी घात 1 है, तो यह क्या हो गया, रैखिक बहुपद। अब आगे हेडिंग करेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हेडिंग कर लीजिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ठीक, अब द्विघात बहुपद इसलिए नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी में आगे लिख लीजिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। आगे लिख लीजिए कि उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिखिए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? अब द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे x² प्लस 5x प्लस 7। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब कैसे जानेंगे? इसमें x की घात कितनी है, 1 है, और इसमें x की घात 2 है, सीधा ही दिख रहा है x पावर 2। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो घात में सबसे बड़ी संख्या होती है, वही बहुपद की घात होती है। तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो मतलब इसकी घात कितनी हो गई, 2। जब 2 घात हो गई तो बहुपद कौन सा हुआ, द्विघात बहुपद। ठीक, अब आगे उदाहरण ले लीजिए दूसरा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब इसमें x की घात कितनी है, 2 है, इसमें x की घात 1 है, सबसे बड़ी संख्या 2 है, इसका घात कितना हुआ, 2। और जब घात 2 हो गया तो कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। अब आगे हेडिंग करेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। आगे हेडिंग कर लीजिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसमें भी नाम से दिख रहा है त्रिघात बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, मतलब 3। आगे लिख लीजिए, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, जैसे 8x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 2। ठीक, अब इसमें देखिए x की घात 3 है, इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है, इसमें x की घात 0 है। ठीक, तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा हुआ, घात में 3 हुआ कि 2 हुआ, 3 हुआ ना, सबसे बड़ा संख्या 3 हुआ। तो जो सबसे बड़ा संख्या हुआ घात में, वही बहुपद की क्या होती है, घात होती है। जब बहुपद की घात 3 हो गई तो कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एक उदाहरण ये हो गया, और कई भी उदाहरण हैं, ले लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद रैखिक बहुपद पढ़ा, किसे कहते हैं। फिर द्विघात बहुपद पढ़ा, किसे कहते हैं। त्रिघात बहुपद पढ़ा, किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक, आलेखीय विधि, बहुपद के शून्यकों का
हेडिंग कर लीजिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हेडिंग कर लीजिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जैसे हम लोग एक बहुपद ले लेते हैं, जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे एक बहुपद ले लेते हैं हम लोग, ठीक, जैसे हम लोग एक बहुपद ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक बहुपद ले लिए हम लोग, ठीक, ये बहुपद है। अब इसका शून्यक जब निकालेंगे हम लोग, शून्यक आगे हम बताएंगे कि शून्यक कैसे निकलता है, ठीक। तो पहले शून्यक इसको गुणनखंड विधि द्वारा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 का वर्ग इसको लिख देंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये x का वर्ग हो गया। तो एक फार्मूला हम लोग क्लास 6 में पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या हम लोग लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ये फार्मूला पढ़े हैं हम लोग क्लास 6 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसको अगर हम लोग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, फिर a हो गया, फिर b हो गया, मतलब b की जगह क्या है 2 है, a की जगह है x, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जब शून्यक ले लेंगे तो बराबर 0 कर देंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर, ठीक, ये 2 बार लिख लिए ना। अब बराबर 0 कर देंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, फिर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब जब x बराबर लेंगे इधर भी -2, इधर भी x बराबर लेंगे तो -2, ठीक। मतलब बहुपद के शून्य क्या आ गए, बहुपद देखो हमेशा याद रखना, बहुपद में जितने भी घात होंगे उतने शून्य आएंगे, तो बहुपद की घात 2 है इसमें, तो 2 शून्य आएगा, ठीक। तो 2 शून्य आया, एक -2 और दूसरा भी -2, ठीक। अब इसका ज्यामितीय अर्थ हम लोगों को बताना है, ठीक। एक ग्राफ बनाएंगे ज्यामिति, ठीक, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक। जब ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा याद रखना इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ठीक, इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक। ये वाई हुआ, ये वाई डैश हुआ, ठीक। अब जैसे हम लोग कोई भी एक बहुपद ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं y बराबर 2x प्लस 3, ठीक। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब इसमें शून्यक क्या होगा, शून्यक मतलब समझते हैं आप लोग, शून्यक ऐसा कि इसमें उस संख्या के मान को रख दिया जाए और ये संतुष्ट करता हो, ठीक। जब शून्यक लेंगे तो जैसे y का मान इसमें रखेंगे और x का मान इसमें रखें और दोनों पक्षों की संख्या क्या आए, बराबर आए, ठीक। पहले ग्राफ बना लेंगे हम लोग, एक x लिख लेंगे इधर, इधर y लिख लेंगे, ठीक। एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ठीक। अब x का मान ऐसा रखो, इसमें x का मान रखो, कोई भी संख्या रखो और y का मान निकालो, ठीक। मान लो x का मान हम लोग 1 रखते हैं, ठीक, इधर x का मान रख दिए 1। जब x का मान 1 रख दिए तो 2 × 9 2 और 3 में जोड़ देंगे 2 3 5, y का मान कितना आया 5। अब फिर
यक्स का मान कितना रखते हैं 2, ठीक। अब वाई का मान कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 7, यक्स का मान 2 रखे तो वाई का मान 7 आया। अब यक्स की जगह 3 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, यक्स की जगह 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 3 9 आ गया, ठीक। ऐसे ही रखते चले जाइए, आप लोगों को ग्राफ बनाना है, ठीक। अब जैसे हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं कुछ संख्या, अब 1 लिए हैं ना तो -1 ले लेते हैं, जब -1 लेंगे तो क्या आएगा, अब 2 1 2 -2, 3 में घट जाएगा, कितना हो जाएगा -1। अब -2 ले लेते हैं, जब -2 लेंगे तो 2 दूनी 4, -4 और 3 में 1 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक। -2 लेंगे, 2 दूनी 4, -4 आया और 3 में कम हो जाएगा तो -1 आएगा, ठीक। इधर 1 आएगा, जब -1 रखेंगे तो 2 1 2 -2 और +3, बड़ी संख्या 3 है तो प्लस लगेगा संख्या में, ठीक, +1 आएगा। अब इसको हम लोग ज्यामितीय रूप में दर्शाएंगे कि ज्यामितीय रूप में होगा कैसे, ठीक। अब यक्स में इसको पॉइंट लेते हैं, इसको लेते हैं 1, फिर इसको लेते हैं 2, इसको आगे करते हैं 3, फिर लेते हैं 4, फिर 5, फिर 6, ठीक। जब यक्स में इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, इसको निगेटिव डायरेक्शन, और ऊपर चलेंगे वाई एक्सिस में तो पॉजिटिव और नीचे चलेंगे वाई एक्सिस में तो निगेटिव डायरेक्शन, ठीक। तो यक्स ये जो प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु, इसको ओरिजिन बोलते हैं हम लोग, ओ मतलब इसको ओरिजिन का पॉइंट क्या होगा 0, ठीक। अब इधर यक्स एक्सिस में निगेटिव लेंगे तो -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। अब वाई एक्सिस में देखिए, जब नीचे चलेंगे तो क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। अब ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, +1 2 3 4 5, ठीक। अब जब हम लोग यक्स का मान 1 लेंगे तो वाई का मान 5, मतलब यक्स का मान +1 है और वाई का मान +5 यहाँ आएगा, ठीक। मतलब इसके सीधे एकदम सीधे ले जाइए, इसको सीधे एकदम 5 के पास यहाँ पे इसको ऐसे मिला दीजिए, ये क्या हो गया एक बिंदु, मतलब खींचना नहीं है, मतलब एकदम सीधे ले जाना है, एकदम सीधे, ठीक। तो एकदम 1 के सीधा और 5 के सीधा, जो बिंदु आए वहाँ डॉट कर दो। अब 2 लेंगे, यक्स का मान अगर 2 लेंगे तो वाई का मान 7 लेना पड़ेगा, यक्स का मान 2 ले लिए तो वाई का मान 7, आगे मतलब यहाँ 5 है, आगे 6, फिर 7 होगा, यक्स का मान 2 ले लिए तो वाई का मान 7, यहाँ एक बिंदु बनेगा, ठीक। और यक्स का मान अगर 3 लिए तो वाई का मान 9 लेना पड़ेगा। अब इधर देखिए, यक्स का मान अगर -1 लिए तो वाई का मान 1 लेना पड़ेगा, यक्स का मान -1 लीजिए ये है, और वाई का मान 1, वाई का मान कहाँ है 1 है ये है। अब इसके सीधे यहाँ ले जाइए, यहाँ पे एक बिंदु बनेगी, ठीक। अगर यक्स का मान -2 लिए तो वाई का मान -1, और यक्स का मान -2 ये है और वाई का मान -1 ये है, यहाँ पे सीधा है, यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब इस पॉइंट के सीधे मिला दीजिए, पूरा एक रेखा बन जाएगी, इसको ऐसे सीधा लाइन को ऐसे मिलाइए, ऐसे एक रेखा ऐसे बन जाएगी, ठीक। इसको ऐसे सीधे लाइन पे ऐसे मिला दीजिए, एक रेखा बन जाएगी, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब यक्स अक्ष पे जहाँ प्रतिच्छेद करती है ये लाइन, ठीक, यक्स अक्ष पे जहाँ प्रतिच्छेद करती, यक्स अक्ष पे कहाँ बिंदु प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 0, 3, ठीक। और वाई अक्ष पे कहाँ प्रतिच्छेद करेगी, इधर बीच में, ठीक, 0, -3/2 पे, ठीक।
ये क्या हो गया, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति, मतलब ज्यामिति विधि, मतलब कोई भी संख्या दिया हो अगर ग्राफ बनाना है हम लोगों को तो इसी प्रकार बनेगा। जैसे कोई बहुपद दिया है y बराबर 2x+3, पहले ये ग्राफ बनाइए x और y, मतलब x में एक मान रखिए तो y का मान निकालिए। अगर x का मान 1 है तो y का मान 5 होगा, x का मान 2 है तो y का मान 7 होगा। x में रखते जाइए y का मान निकलता जाएगा, x में रखते जाइए y का मान निकलता जाएगा। उसके बाद जब यहाँ निकल जाए कुछ संख्याएं तो उसके बाद यहाँ से ऐसे सीधा ग्राफ बना लीजिए। तो मतलब ज्यामिति जो होगा ग्राफ बनेगा इसी प्रकार बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे, बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग निकालेंगे कि ग्राफ से को देखकर। जैसे कोई ग्राफ दिया है तो शून्यक कैसे निकलेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ग्राफ दिया है, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। ठीक, ये ग्राफ दिया है। अब इसमें दिया है कि हम लोगों को शून्यक बताना है कितना है। ये ग्राफ ऐसे बना है। ठीक, अब ये ओरिजिन है, ये ए पे काटता है, ये ए डैश पे काटता है। ठीक, अब इस ग्राफ को देख के हम लोगों को बताना है कि इसमें कितने शून्यक हैं। ये बहुपद है, इसमें ये बहुपद की रेखा है, इसमें कितने शून्यक हैं। ठीक, तो शून्यक बताने के लिए सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि ये जो रेखा है ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करता है। ठीक, मतलब एक बार यहाँ कट किया है, ये लाइन एक बार यहाँ ऐसे कट करके गया है, दूसरी बार यहाँ कट करके गया है। कितनी बार कट किया है, 2 बार। इसका मतलब बहुपद का शून्यक कितना हुआ, 2 हुआ। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। एक ग्राफ ये बना है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ये दूसरा ग्राफ बनाया हुआ है ऐसे। ठीक, इसमें हम लोग फिर देखेंगे, ये ए पे काटता है, ये ए डैश पे काटता है, ये ओरिजिन है। फिर देखिए एक्स एक्सिस ये है, अब एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करता है। ये जो रेखा है ग्राफ है परवलयाकार, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करता है। एक बार ये कट किया है, फिर एक बार ये कट किया है, मतलब 2 बार कट किया है। हमको वाई एक्सिस पे नहीं कुछ करना है ना, चाहे जितनी बार वाई एक्सिस पे कट करे, कुछ भी करे, उसको देखना ही देखना नहीं है। सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है कितनी बार कट किया है। एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ, मतलब 2 बार कट किया है, तो बहुपद का शून्यक कितना हुआ, 2। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा चित्र कि इसके शून्यक कितने हैं। चित्र देख के शून्यक बताना है, ज्यामिति ग्राफ देख के शून्यक बताना है कितने शून्यक हैं। एक ग्राफ ये ऐसे दिया है। ठीक, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ठीक, ये ओरिजिन है। अब ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है, ऐसे करके ऐसे। ठीक, अब इस ग्राफ को देख के बताना है ये ए पे कट करता है। ठीक, कितने शून्यक। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक्स डैश को कितनी बार कट करता है। यहाँ पे एक बार कट किया है ए पे, एक्स डैश पे ए पे कट किया है, मतलब कि इसके शून्यक एक बार कट किया है तो इसका शून्यक कितना होगा, 1। अब आगे देखते हैं, एक ग्राफ ऐसे बना, ए पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये ओ है ओरिजिन। ए पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, और एक बार कट कर रहा है तो इसके शून्य कितने हुए, 1। ठीक, अब आगे देखते हैं। मान लो कि एक ग्राफ ऐसा दे दे कि आप लोग को बताना है कि इसमें कितने शून्यक हैं। ठीक, एक ग्राफ मान लो ऐसा दे, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। एक ग्राफ ऐसे दे दे आप लोगों को। ठीक, इसमें बताना है ये ओरिजिन है कि ये इसके कितने शून्यक। अभी तो हमने बता दिया कि एक्स डैश पे जितनी बार कट करे वही बहुपद का शून्यक को जितनी बार कट करे। ये देखिए एक्स डैश पे कट कर रहा है
एक्स डैश पर टच ही नहीं कर रहा है तो कट करने की बात छोड़ो। जब एक्स डैश पर कट ही नहीं कर रहा है, एको बार नहीं कट कर रहा है, मतलब एक्स डैश पे कितनी बार कट कर रहा है? 0 बार। एक्स का बहुपद का शून्य क्या हुआ? 0, मतलब इसका शून्य कोई शून्यक ही नहीं है, बहुपद का शून्यक ही नहीं है, इसका शून्यक शून्य हो गया। ठीक, ऐसे अगर घुमा फिरा के दे दे तो आपको ऐसे ही बताना है। जैसे एक ग्राफ ऐसे दे दे, यहाँ पे बोल दे कि इसके कितने शून्यक हैं, एक्स डैश यही है, इस पर कट कर रहा है, एक बार नहीं कट कर रहा है तो बहुपद का शून्य क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, प्रश्नावली पे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्नावली यही है, पहला जो प्रश्नावली है 2.1। आगे चलते हैं प्रश्नावली 2.1, तो उसमें शून्यक ही बताना है आप लोगों को, कितने शून्यक हैं। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, जो पहला सवाल है, जो पहला क्वेश्चन है, उसमें शून्यक बताना है। देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ दिया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ग्राफ बनाया है। जो पहला क्वेश्चन का पहला सवाल है, जो पहले क्वेश्चन का जो पहला सवाल है, ग्राफ बनाया है ऐसे, एक्स डैश एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, और ग्राफ में ये दिया है, दर्शाया है एक रेखा ऐसे। ठीक, और ये ओरिजिन है। अब आप लोगों को बताना है कि इसके कितने शून्यक हैं। अभी हमने बताया था कि एक्स डैश पर जितनी बार कट करे, कोई भी रेखा हो एक्स डैश पर, एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करे उस वही बहुपद क्या होगा? उतना शून्यक होगा। एक्स डैश पर एको बार कट नहीं कर रहा है तो इसका शून्यक कितना हो गया? 0। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, ग्राफ बनाया है ऐसे, एक्स एक्सिस का एक्स डैश वाई डैश। ठीक, ये ओरिजिन है और ग्राफ ऐसे गया है। ठीक, अब इसमें बताना है कि कितने शून्यक हैं, इस ग्राफ के कितने शून्यक है। जो दूसरा सवाल, वाई डैश पर कुछ भी करे, हमसे वाई डैश से मतलब नहीं। जो वाई एक्सिस है, ये वाई है, वाई डैश, ये वाई एक्सिस है, ये जो सीधा है, और वाई एक्सिस पर कुछ भी करे, हमसे वाई एक्सिस से मतलब ही नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। अब जो भी रेखा है वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है? ये एक बार कट कर रहा है तो इसका शून्य कितना हो गया? 1। इस बहुपद का शून्य 1 हो गया, लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल है प्रश्नावली 2.1 का। ठीक, पूरा सवाल कराएंगे, एको सवाल नहीं छोड़ेंगे, पूरा प्रश्नावली, सब पूरे प्रश्नावली का पूरा सवाल कराएंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ना। ठीक, ये एक्स है, एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक, अब आगे दिया है ज्यामिति में ऐसे बनाया है ग्राफ। ठीक, ऐसे गया है ग्राफ। ठीक, ऐसे ग्राफ बनाया है। ठीक, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, इसको ओरिजिन बोल दीजिए। अब हम क्या बोले थे कि वाई डैश से, हम वाई एक्सिस से हमको मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है? एक बार ये है, एक बार ये हो गया, 2 बार, एक बार ये हो गया, 3 बार, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार कट कर रहा है? 3 बार। तो बहुपद के शून्य कितने हो गए? 3। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ। जो चौथा नंबर सवाल है, ठीक, जो चौथा नंबर ग्राफ बनाया है, आगे देखिएगा, चौथा नंबर ग्राफ ऐसे बना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक, अब जो चौथे नंबर का ग्राफ बना है ऐसे बना। हमने बोला था कि वाई एक्सिस से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। और एक्स एक्सिस पर देखिए कितनी बार कट कर रहा है, ये ओरिजिन है, ये 1 बार कट कर रहा है, इधर 2 बार, तो इसके शून्य कितने हो गए? 2। ठीक, अब जो पांचवा सवाल है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ग्राफ बनाया है उसमें, ग्राफ देखिए पहले पांचवे क्वेश्चन, ये एक्स डैश
ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये ओरिजिन। ठीक, जो 5वां क्वेश्चन है उसका ग्राफ देखिएगा, ऐसे बनाया है। ठीक, ऐसे ले जाके ऐसे बना दें। ठीक, अब इसमें देखिए ऐसे ग्राफ बनाया है। ठीक, इसमें हमको वाई एक्सिस से मतलब नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। एक बार कट किया, 2 बार कट किया, फिर इधर 3 बार कट किया, इधर 4 बार, तो इसके शून्य कितने हो गए? 4। ठीक, अब आगे देखिएगा 66वां सवाल, 66वां नंबर जो ग्राफ बनाया, 66वां नंबर जो ग्राफ बनाया है, ग्राफ देखिए, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक, 66वां नंबर का ग्राफ ऐसे बनाया है, ऐसे ले जाके फिर ऐसे ले गया है। ठीक, फिर इधर ले गया है, फिर ऐसे ले जाके कट करके। ठीक, ये 66वें क्वेश्चन का ग्राफ है, ये ओरिजिन होगा। ठीक, हमको वाई एक्सिस से मतलब नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब। एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, 2 बार, एक बार यहाँ, तो इसकी शून्य कितने हो गए? 3। प्रश्नावली खत्म, प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटरेस्टिंग बढ़ता जाएगा। अब आगे जो बढ़ रहे हैं आगे, ये क्वेश्चन सवाल में पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, हेडिंग कर लीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक, जैसे कि कोई भी बहुपद है px बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक, अब यहाँ से अगर शून्य पहले निकाल लें, तो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करना है, शून्य निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ से इसका गुणनखंड विधि से, ये 6 है। ठीक, अब गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि बताते हैं कैसे क्वेश्चन निकलता है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो पहला संख्या, जो अचर संख्या है, ठीक, ये 6 है, और यहाँ पे क्या है, इसका गुणांक 2 है। पहले इसमें गुणा करने कितना आ गया? 12। ठीक, अब ये -8 है, मतलब कि जोड़ने पर कितना है, ये जो बीच वाली संख्या है इसको जोड़ने पे लाना है, -8, और गुणा करने पे छोड़ने पर +12। ठीक, मतलब कि दो संख्या हमको ऐसी लानी है जो जोड़ दे तो -8 और गुणा कर दे तो 12 आ जाए। ठीक, जोड़ने पर -8, गुणा करने पर 12, दो संख्या लाना, जोड़ दे तो -8, गुणा कर दे तो 12। एक संख्या क्या ले लेते हैं हम लोग, 6, और दूसरी संख्या 2, मतलब जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 6 2 8, और गुणा कर दें तो 12। लेकिन जोड़ दें तो +8 आएगा, -8 नहीं आएगा, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक, अब इसमें गुणा करें तो माइनस प्लस 12 आ गया, और जोड़ देंगे तो -8 आएगा, मतलब कि -6 और -2, दो संख्या आ गया। अब इधर ले लेंगे आगे, इसको पहले ऐसे लिख देंगे 2x²। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग फैक्टर कर देंगे इन दोनों के पदों में, मतलब पहले -6x ले लेंगे, फिर आगे -2x, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो -8 ही x होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे इसको लिख देंगे +6। अब इधर कामन ले लेंगे, इधर 2 कामन होगा, ठीक, और एक x कामन होगा। ठीक, अब 2x कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर x, मतलब x में x का गुणा करेंगे 2x² हो गया। ठीक, अब आगे माइनस 2 कामन ले लिए हैं, क्या होगा 3, x भी कामन लिए हैं, 2x कामन ले लिए, ब्रैकेट में 3 बचेगा, ब्रैकेट में 3x -3।
अब इधर क्या आप कॉमन ले लेंगे, इधर ये 2 कॉमन होगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, ठीक। -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक, -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं, 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा यक्स, ठीक। अब इधर जब माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर ऐसी संख्या लाएं, अगर इधर प्लस है और माइनस कॉमन लिए हैं, अगर इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 2 कॉमन लिए हैं, अब 2 से इसमें 6 में डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 3। अब देखिए ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इसको एक तरफ कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 3, ठीक। और जो कॉमन ले लिए इसको, जो बचा उसको अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या बचा 2x और फिर -2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकाल रहे हैं, और जब शून्यक निकाल रहे हैं तो इसके बराबर 0 कर दीजिए, इसके बराबर 0 कर दीजिए, 2 शून्यक आएगा, इसकी घात 2 है तो 2 शून्यक आएगा। एक इसके बराबर 0 कर दीजिए, इसके बराबर 0 कर दीजिए, करिए x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 3 उधर ले जाएंगे, -3 उधर ले जाएंगे, 3 बचा, एक शून्यक आ गया। अब 2x - 2 बराबर 0 कर दीजिए, अब 2 -2 उधर करेंगे तो 2 बचेगा, 2x बराबर 2। अब जब 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, 2 शून्यक आ गए, x के एक पहला शून्यक क्या है 3 और दूसरा शून्यक 1, ठीक, शून्यक आ गया 3 और 1। अब हम लोगों को क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध बताना है, ठीक। तो सबसे पहले आएगा शून्यकों का योग, जैसे कि इसका शून्यक हम लोग मान लेते हैं पहले ही कि इसका शून्यक क्या है अल्फ़ा और बीटा, कोई ये बहुपद है, इसका शून्यक मान लिया अल्फ़ा और बीटा, यहाँ ना माने ax² में मान लेते हैं, को कहीं भी मान लेते हैं, ठीक। तो इसका जो शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग लिखिएगा, शून्यकों का योग बराबर, अब शून्यकों का योग जो होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, कोई भी बहुपद है उसका शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। लेकिन इसका शून्य कितना आया है 3 है पहला, और दूसरा कितना है 4 है, दूसरा कितना है 1 है, ठीक। पहला शून्यक लिख लीजिए 3, शून्यकों का योग हो रहा है, दोनों को जोड़ लीजिए, 3 + 1 कितना आया 4, ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल ले लेंगे, ठीक, ये 4 आ गया, ठीक। अब इसमें गुणांकों में संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ये शून्यक है, ठीक। अब संबंध ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आया है, ठीक। अब जो गुणांकों का संबंध हो जाएगा इक्वल टू, सबसे पहले क्या होगा -b, -b क्या है ये है 8, -8 अपान a, क्या है 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, +8 अपान 2 काट देंगे तो 4 आ गया, मतलब शून्यक भी 4 आया और गुणांक भी 4 आया, गुणांक, ठीक। तो इसका मतलब एक सूत्र बताते हैं हम आप लोगों को, डायरेक्ट उसी से करना है, जो सूत्र फार्मूला दिया है, ठीक, फार्मूला बताते हैं आप लोगों को, मतलब कि शॉर्टकट में शून्यकों का योगफल, जैसे कोई बहुपद ले लेते हैं हम लोग ax² + bx + c, ये बहुपद है, शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं आप लोगों को जो किताब में है, ठीक। ax² + bx + c एक बहुपद है, इसके शून्य क्या हैं अल्फ़ा और बीटा है, इसके शून्य क्या है अल्फ़ा और बीटा है, तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्य क्या है पहला अल्फ़ा, फिर दूसरा योग कर देंगे क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा बराबर -b अपान a, ठीक। मतलब -b क्या है x का गुणांक, ठीक, और अपान a क्या है x² का गुणांक, इसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, इसमें पूरा यही है। और जो शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपान a, c क्या है अचर संख्या, c क्या है अचर पद, जो अचर संख्या है, ठीक, c है, और a क्या है x² का गुणांक, ये भी एक है, इसको भी याद कर लीजिए और रख लीजिए।
अब यहाँ से क्या लिख लेंगे इसको, शून्यकों का योग। ये क्या है, शून्यकों का योग। और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का गुणनफल है और ये शून्यकों का योग है। अभी हमने आप लोगों को एक बहुपद लिया था, हम लोगों ने क्या लिया था, 2x² माइनस 8x और प्लस 6। और इसका शून्यक हम लोगों ने गुणनखंड विधि से निकाला था। क्या आया था, पहला शून्यक 3 आया था और दूसरा शून्यक 1 आया था। अब इसी में रखिए, देखिए दोनों पक्ष बराबर होता है कि नहीं। ठीक, पहला शून्यक कितना हुआ 3 और दूसरा शून्यक कितना हुआ 1, मतलब 3 1 4। यहाँ पे ले लेंगे, पहले यहाँ से लेते हैं, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान क्या है 3 प्लस बीटा का मान 1 बराबर माइनस, यहाँ पे माइनस ले लिए। ठीक, और यहाँ पे b जो है x का गुणांक है। ठीक, और x का गुणांक कितना है -8, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -8 बटे a क्या है x² का गुणांक, तो इधर x² का गुणांक कितना है 2। अब देखिए 3 1 4 फिर बराबर, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 8/2। जब काट देंगे तो कितना बचेगा 4, मतलब 4 बराबर 4। सिद्ध हो गया कि नहीं, मतलब संबंध आ गया कि नहीं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, यही दो संबंध क्या है, शून्यकों का और गुणांकों के बीच का संबंध है। यही निकालना था, यही बताना है। ठीक, अब एक तो योग से बता दिए सिद्ध करके, अब गुणनखंड विधि से बताते, गुणनफल बताते हैं। ठीक, गुणन शून्यकों का गुणनफल का। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है 3 इंटू बीटा कितना है 1 बराबर c कितना है 6, a कितना है 2। अब काट देंगे, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 होगा, और 2 में 6 में 2 का भाग कर देंगे कितना होगा 3। ये भी बराबर हो गया, इधर ये भी शून्य का योग भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। ठीक, इसका मतलब पूरा मेन मुद्दा किस में हो जाता है, शून्यकों का योग और गुणनफल में। तो यही आप लोगों को रटना है, याद करना है। कोई भी बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यही आप लोगों को रटना है। ठीक, कोई भी बहुपद दे देगा, आप लोगों को ऐसे ही लगाना है। कोई भी बहुपद दिया, ठीक, इसी में घुमा फिरा के दे देगा, तो हम लोग आगे सवाल इसी तरह लगाएंगे। और यही सेम टॉपिक जाएगा रैखिक समीकरण में। आगे जो समीकरण भरेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगला चैप्टर है, तीसरा लेसन। ठीक, तो पहले इसको रटिए, अब मिलते हैं हम लोग आगे लेक्चर में। ठीक, आगे उदाहरण पहले बताएंगे इसका, जो उदाहरण है सिलेबस में, उसके बाद प्रश्नावली 2.2 कराएंगे, फिर प्रश्नावली 2.3 कराएंगे, फिर जो ऐच्छिक प्रश्नावली है 2.4। ये जो ऐच्छिक प्रश्नावली है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता, फिर भी हम प्रश्नावली कराएंगे इसको। ठीक, इससे जानकारी मिलेगी, आगे बढ़ेंगे आप लोग। ठीक, तो अब यहाँ पर समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं कल हम लोग। उदाहरण, इसका उदाहरण बताएंगे। ठीक, जो ये शून्य तथा गुणांक के संबंध के भी संबंध जो है, ठीक, इसी का उदाहरण बताएंगे, फिर प्रश्नावली जो है अगला प्रश्नावली बताएंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं कल हम लोग। ठीक।